नमस्कार, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में। अंकिता भंडारी एक 19 साल की बड़ी मेहनती लड़की थी, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वा स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उन्होंने एक वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवा देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनकी जान ले ली गई। ये मामला राज्य में आक्रोश और न्याय मांगने की प्रतीक बन गया है। पुलिस को पहली बार 18 सितंबर 2022 को अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट मिली थी। वो और किसी ने नहीं, रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने ही लिखवाई थी। इस रिपोर्ट को लिखवाने का पुलकित आर्य का मकसद ये था, अपने आप को बचाना और साक्ष्य को छिपाने के इरादे से राज्य पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई। राज्य पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब जन आक्रोश बढ़ा तो राज्य पुलिस से हटाकर समित पुलिस को सौंप दिया गया। 24 सितंबर 2022 को जब चीला नदी का पानी रोका गया, तब अंकिता की बॉडी जाल में फंसी हुई दिखी। तब पुलिस को सूचना दी गई। अंकिता के पिता ने शव की पहचान की। जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो सामने आया कि ऋषिकेश जाते समय रास्ते में हुई तीखी बहस के दौरान पुलकित आर्य और दो साथियों ने तेज बहाव वाली नदी में धक्का दे दिया, जिससे वह डूब गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुछ एविडेंस के साथ छेड़खानी भी की गई। 23 सितंबर 2022 को वनतारा रेस्टोरेंट के कुछ हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया गया। बाद में ये आरोप लगा कि ये कार्रवाई अहम सबूतों को नष्ट करने के इरादे से की गई थी। ये काम उत्तराखंड के एक स्थानीय बीजेपी एमएलए के आदेश पर किया गया था। पुलिस ने अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट को खारिज करके मर्डर के मुकदमे में दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच की और दिसंबर 2022 को 500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस चार्जशीट में पुलकित आर्य, जो रिजॉर्ट का मालिक और पूर्व बीजेपी एमएलए विनोद आर्य का पुत्र है, दूसरा सौरभ भारद्वाज, जो रिजॉर्ट में मैनेजर की पोस्ट पे था, तीसरा अंकित गुप्ता, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे था। इस चार्जशीट में इन तीनों के नाम हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। धारा 302 मर्डर, धारा 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धारा 354 ए सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्शन 3 ए इमोरल ट्रांसफर। इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसका फैसला 30 दिसंबर 2025 को कोर्ट द्वारा की एक विशेष अदालत ने 2 साल से अधिक समय में चले मुकदमे के बाद इस मामले में अपना अंतिम फैसला दिया, जिसमें हत्या, आपराधिक साजिश और अनैतिक तस्करी के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा कुल 4 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में बहुत बड़ा मोड़ दिसंबर 2025 को आया, जिसमें एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामने की गई और कहा गया कि जो वीआईपी उस दिन रिजॉर्ट में आना था वो और कोई नहीं, बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का भी नाम लिया गया। जिसके बाद उत्तराखंड में जन आक्रोश एक बार फिर से देखा गया और न्याय की गूंज एक बार फिर से उठने लगी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले की न्याय जांच होनी चाहिए और केस को ट्रांसफर सीबीआई को कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में कई जगह पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। 2 जनवरी 2026 तक राज्य में कैंडललाइट और विरोध प्रदर्शन जारी है। पीड़िता की मां और विपक्षी नेताओं ने वीआईपी एंगल के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग रखी है। इसका असर बीजेपी में भी देखा जा रहा है। बीजेपी के कई युवा नेता पोस्ट कर पार्टी को छोड़ चुके हैं और अंकिता भंडारी का साथ दे रहे हैं। 2 जनवरी 2026 को अभिनेत्री उर्मिला शाहनवाज और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ अज्ञात वीआईपी को लेकर लगाए गए आरोपों पर नई एफआईआर दर्ज की गई।
2 नई एफआईआर ऑडियो और वीडियो क्लियर वायरल होने के बाद देहरादून और हरिद्वार में दर्ज की गई है। इस एफआईआर में सुरेश राठौड़ और उर्मिला शहनवाज का नाम कथित तौर पर झूठे बयानों को लेकर और एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की छवि को धूमिल करने के लिए कराई गई है, जिसमें बीएनएस की धारा 351(2), क्रिमिनल इंटिमिडेशन 352, इंटरनेशनली इंसल्ट धारा 308, सब क्लॉज 7, कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 67 आईटी एक्ट सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टू हार्म रेपुटेशन, इन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर दुष्यंत गौतम का ये कहना है कि अगर ये आरोप सच निकलते हैं तो मैं अपना राजनीतिक करियर यहीं छोड़ दूंगा। परंतु उत्तराखंड में अब ये नए आरोप जनता ने सीरियसली ले लिए हैं और जनता को पुलिस से ये जानना है कि वो वीआईपी कौन था जिसको अंकिता को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आप लोगों को क्या लगता है, इस केस में वीआईपी का नाम कभी सामने आ पाएगा या फिर नहीं, या फिर पूरा सिस्टम उस वीआईपी को बचाने में लग जाएगा? आप लोग क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे केसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।